मानसून सत्र से पहले बड़ी बैठक हुई है। राजनाथ सिंह ने एनडीए मंत्रियों की बैठक बुलाई। 20 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र को लेकर तैयारी, सरकार का एजेंडा तय करने के लिए बनेगी इस बैठक में रणनीति। तो आपको बता दें कि 20 जुलाई से जब मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, 13 अगस्त तक ये चलेगा और इससे पहले मानसून सत्र से पहले ये बड़ी बैठक सरकार की तरफ से मानसून सत्र को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। इससे पहले बुधवार को भी अहम बैठक हुई थी। राजनाथ सिंह ने एनडीए मंत्रियों की बैठक बुलाई है और मानसून सत्र में क्योंकि जो विपक्ष की रणनीति है, इसी को देखते हुए आगे की जो रणनीति, इस पर चर्चा और जो तमाम अहम एजेंडे हैं, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। तो 20 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र को लेकर तैयारियां हैं, सरकार का एजेंडा तय करने के लिए रणनीति बनेगी। तो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सत्र से पहले बैठकों का दौर, 16 जुलाई की तारीख आपको बता दें जब कल कांग्रेस की बैठक हुई थी और किस तरह से अलग अलग मुद्दों को सामने रखना है, जो एजेंडा है उसको लेकर कांग्रेस की बैठक में रणनीति को तैयार किया गया और अब एनडीए मंत्रियों की बैठक में चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ा मिशन देखिए, ये इस वक्त आपको बता रहे सरकार के लिए मिशन 360, इसको लेकर क्या रणनीति को तैयार किया जा रहा है। कुल अभी जो मौजूदा प्रभावी संख्या है वो अगर आप देख रहे हैं, लोकसभा का नंबर गेम, कुल प्रभावी संख्या 540 और जो 2/3 बहुमत चाहिए, जो 131वां संविधान संशोधन बिल है जिसको सरकार एक बार फिर लाने जा रही है, तो कुल जो एनडीए सांसद है वो हैं 324 और संभावित जो मददगार हैं जिसमें शरद गुट के 8, क्योंकि जो मुलाकातों का दौर है वो शरद पवार गुट की तरफ से भी हमने देखा है, जयंत पाटिल ने मुलाकात की है। इसके अलावा डीएमके के 22 जो सांसद है उनका समर्थन भी मिल रहा है। फिर भी ये सारी जो संख्या बैठ रही है वो सब कुछ मिलाकर, इससे पहले जो तृणमूल कांग्रेस के भी जो सांसद है वो पार्टी से अलग हुए, एनसीपीआई के साथ मिल गए, तो सारी संख्या को अगर मिला लिया जाए तो ये 354 होती है, यानी कि 360 से भी अभी 6 सांसद कम। अब बड़ी बात क्या है, शरद गुट डीएमके का साथ मिले तो 2/3 बहुमत के बेहद करीब अभी भी फिलहाल, हालांकि 6 से जो समर्थन है वो अभी नंबर गेम में वो कम नजर आ रहा है। आरजेडी, आम आदमी पार्टी, जेएमएम और एनसी और एसपी भी सरकार के संपर्क में, ऐसी जो खबर है वो सामने आ रही। तो सरकार की तरफ से जो एक बड़ी कवायद है वो मिशन 360 को लेकर आ रही है और क्या इसी को लेकर ये जो बैठक है वो होने जा रही है। क्या होने वाला है आप देखिए, हमारे साथ दिल्ली से आमोद राय जुड़े हुए लाइव। आमोद, इस वक्त सबसे जो अगर बात करें सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है वो है मिशन 360 का भी। तमाम जो अभी तक की कवायद हो रही है इसमें अगर डीएमके हो या शरद पवार हो, अगर सब समर्थन दे देते हैं तब भी ये 354 तक पहुंचता है और 6 सांसद अभी भी कम है। जो बैठक होने वाली है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या तय हो सकता है, क्या रणनीति? देखिए, करुणा, बैठक शुरू हो चुकी है और उसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। कर्तव्य भवन में ये बैठक चल रही है और वहाँ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और विपक्ष और सत्ता पक्ष के तरफ से और भी कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर किरण रिजिजू शामिल हैं, इसमें जेडीयू के कोटे से जो मंत्री हैं ललन सिंह वो शामिल हैं, इसमें टीडीपी के कोटे से जो मंत्री शामिल हैं राम मोहन नायडू वो शामिल हैं। तो इसमें तमाम मंत्री बैठक में शामिल हैं और संसद के सत्र में कैसे अपनी बातों को सजगता से रखी जाए और जो बिल पास कराए जाने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जिन 2 बिलों पर सबकी निगाहें टिकी है, जिसमें संविधान संशोधन होना है, जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, 129वां और 130वां संशोधन विधेयक, उनको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सरकार के पास जो नंबर गेम्स है कितने हैं और कैसे उसको और आगे बढ़ाना है, कैसे फ्लोर मैनेजमेंट करना है, तमाम इन बारीकियों पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि जो विपक्ष है उसके पास क्या क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो घेरने की कोशिश करेगी, संसद में डिसरप्शन हो सकता है, किन किन मुद्दों पर, उन तमाम विषयों पर चर्चा इस बैठक में होगी और उसमें कैसे विपक्ष को संतुष्ट भी करना है और विपक्ष को कैसे लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि 2/3 बहुमत वाली जो बिलें हैं उनको कैसे पास कराना है। पिछली बार आपने देखा था कि परिसीमन बिल जो है वो अधर में लटक गया था, वो पास नहीं हो सका था लोकसभा में और उसकी कवायद इस बार फिर की जानी है। तो कितने उसमें हमारे पास नंबर्स हैं और कितने कम
कम है और उसकी व्यवस्था कैसे की जानी है, इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। करुणा, आज की जो बैठक है, बिल्कुल, तो जो संविधान संशोधन है और उसके लिए जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, बहुमत चाहिए, इसको लेकर लगातार जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से की जा रही है और इस वक्त जो बैठक है वो शुरू हो गई है। और अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आमोद। कल अगर बात करें तो कल भी एक अहम घटनाक्रम हुआ है। कल जयंत पाटिल एकनाथ शिंदे से मिले हैं, जी हां, और उनके साथ जितेंद्र आह्वाड भी थे, इस बैठक में मौजूद रहे। जयंत पाटिल के निवास पर हुई है मुलाकात। पहले सीएम फडणवीस से भी मिले थे जयंत पाटिल। तो आपको बता दें कि एनसीपी शरद गुट के एनडीए के साथ जाने की जो अटकलें हैं वो और भी ज्यादा तेज हो गई है और जो सरकार की तरफ से कवायद है 2/3 बहुमत की, जिसमें 360 का आंकड़ा सरकार को चाहिए, उसमें भी ये काफी मददगार हो सकता है। तो देखिए, ये एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर भी और साथ साथ जो इसका असर है वो केंद्र की सियासत पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। कल जयंत पाटिल जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उनसे मिले और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जितेंद्र आह्वाड भी उनके साथ बैठक में मौजूद रहे और इन सब के बीच मीटिंग के बाद जयंत पाटिल ने एनडीए में जाने की खबरों से इंकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा यह सुनना बहुत दिलचस्प है। उधर उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी इस मीटिंग को लेकर गुस्से में। आपको दोनों नेताओं के बयान अब सुना देते हैं। ऐसा है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि बार बार ये सवाल क्यों पूछा जाता है। हमारी जो केंद्रीय यानी पार्लियामेंट के जो 8 सदस्य है, वो पवार साहब, हमारे जितेंद्र आह्वाड भी राष्ट्रीय महासचिव है, ये सारे बैठ के उसका निर्णय करने वाले हैं। बिल क्या आता है, बिल का फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या प्रोविजन है, ये सब देखने के बाद अंतिम निर्णय हमारी पार्टी ले सकती है। इस महाराष्ट्र में और देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टियां बन गई है, कोई ना कोई किसी से मिलते जुलते रहते हैं ना। उसका मतलब ये है कि गए पार्टी में आए पार्टी में, जयंतराव पाटिल हो या जितेंद्र आह्वाड हो, वो सभी पार्टी के नेताओं से मिलते जुलते रहते हैं। फ्री बर्ड्स है, मिलने दो। तो मानसून सत्र से पहले महाराष्ट्र में मुलाकातों से क्या टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर अगर विपक्ष की बात करें। खबर क्या है, शरद गुट के 2 नेता गुरुवार की रात एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने पहुंचे। जयंत पाटिल के निवास पर एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई है। जयंत पाटिल के साथ जितेंद्र आह्वाड भी उनके साथ मौजूद रहे। जयंत पाटिल एकनाथ शिंदे बंद कमरे में अलग से मिले हैं। 2 दिन पहले जयंत पाटिल सीएम फडणवीस से भी उन्होंने मुलाकात की थी और सीएम से मुलाकात के दौरान प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे भी मौजूद थे। विधानसभा सत्र के दौरान शरद पवार एकनाथ शिंदे से भी मिले थे। अब मुलाकातों का क्या असर होने वाला है, देखिए। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस जो एनसीपी है वो एनडीए में शामिल हो सकती है, इस बात की अटकलें बहुत तेज हो गई। एनडीए में शामिल होने पर जयंत पाटिल को बड़ी जिम्मेदारी भी संभव है और इससे पहले सुप्रिया सुले उनका बयान भी सामने आया था, जो बात समर्थन की बात कही गई थी डीलिमिटेशन को लेकर। और हमारे साथ विनोद जगदाली इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद, इससे पहले 50% की जो बात कही गई थी परिसीमन को लेकर, जो सीट बढ़ाई जाएगी सुप्रिया सुले की तरफ से, और एक इंडिकेशन था कि समर्थन मिल सकता है एनसीपी की तरफ से, और अब जयंत पाटिल और जितेंद्र आह्वाड की एकनाथ शिंदे से मुलाकात, क्या हो रहा है इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ की यहाँ इस समय महाराष्ट्र में जो चर्चा चल रही कि जयंत पाटिल को यहाँ पर वित्त मंत्री महाराष्ट्र का बनाया जाएगा, ये खबरें चल रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन इसमें ज़्यादा तथ्य इसलिए नहीं है क्योंकि अकेले जयंत पाटिल पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते। 2/3 मेजोरिटी का सपोर्ट उनको वहाँ पर होना ज़रूरी है। ये बात ज़रूर है कि एनसीपी एसपी के कई विधायक हैं, उनको अपनी भविष्य की चिंता सता रही है। ऐसे में परिसीमन विधेयक जब आएगा तब राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी के जो 8 सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अगला भविष्य उज्जवल होगा और इसी के लिए ये कवायद चल रही है। दूसरी तरफ आपने देखा कि प्रफुल्ल पटेल हो या फिर दूसरे जो नेता है यहाँ पर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, वो जो मुलाकात कर रहे हैं, ये वो मुलाकात जो हो रही है ना, वो नाराजगी को लेकर हो रही है और अलग और कुछ रास्ता निकलता है क्या, इसलिए हो रही है। पार्टी के अंदर घुटन सी महसूस ये दोनों नेता कर रहे हैं। नंबर 1 सुनेत्रा पवार और नंबर 2 पार्थ पवार को लेकर पार्टी के नेताओं में नाराजगी लगातार बढ़ रही है।
पार्थ पवार जिनकी उम्र 35 साल से भी कम है, वो 70-80 साल के जो नेता है, जो पार्टी में आज मंत्री है, वो उनको उनके डिपार्टमेंट में वहाँ पर बता रहे हैं कि आपको कौन सा काम किस कॉन्ट्रैक्टर को देना है। इस तरीके की बातें वहाँ पर सुनने आ रही है, जिसके चलते नाराज़गी बढ़ रही है। और यही वजह है कि इसलिए सीएम से मुलाकात कर रहे हैं और अब डीसीएम से मुलाकात हो रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि परिसीमन बिल जब आएगा तब एनसीपी एसपी शरद पवार जो है, उनकी पार्टी के एनसीपी एसपी, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के पाले में वहां पर वोट कर सकती है। और इसी के लिए फिलहाल मीटिंग की ये कवायद चल रही है। सुनेत्रा पवार नहीं चाहती है कि वो पुरानी राष्ट्रवादी कांग्रेस है यानी शरद पवार की, वो एक साथ आए। उनको पार्टी पर, उनको पुराने एनसीपी को साथ नहीं लेना है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल और वहां पर सुनील तटकरे को बखूबी पता है कि अगर सुनेत्रा पवार को मात देनी है तो पुराने एसपी की पूरी पार्टी जो है वो अगर एक साथ आ जाती है, मर्ज हो जाती है, तो सुनेत्रा पवार की और पार्थ पवार की ज्यादा पार्टी में नहीं चल सकती। ये फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि काफी कुछ इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में होता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर जो एनडीए को जो समर्थन है, क्या वो हो सकता है, क्या अभी फिलहाल जिस तरह से जो मुलाकात हुई जयंत पाटिल की, चेतन अहवाड़ की, इसका क्या आगे मायने निकाले जाते हैं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रुख करते हैं गुजरात की खबर का। आतंक के खिलाफ गुजरात एटीएस का एक्शन देखने को मिला। एटीएस ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जैशे मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए। अलग अलग जिलों से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। टाइम बम बनाने की तैयारी में थे आतंकी। 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट भी किया गया। सोर्सेस के हवाले से खबर है, तो ये बहुत बड़ी खबर है जो कि गुजरात से आ रही है, जहां पर जैश से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग जिलों से इन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। यानी इन्होंने अपना जो नेटवर्क था वो गुजरात में फैला रखा था और टाइम बम बनाने की तैयारी में थे सभी आतंकी। यानी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट भी किया था इन्होंने, यह भी सोर्सेस से खबर आ रही है। तो बड़ी साजिश को कैसे नाकाम किया गया है इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद, यह आप जरा देखिए। गुजरात से जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए। गुजरात के अलग अलग जिलों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। टाइम बम बनाने की ये तैयारी में थे आतंकी, ये सोर्सेस बतला रहे हैं हमें। गुजरात में कई जगहों पर ब्लास्ट की भी इनकी तैयारियां थी। आतंकियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट भी किया था, यह भी खबर है। सुनसान इलाकों में करते थे बम ब्लास्ट का ट्रायल ताकि किसी को पता ना चले, चकमा दे पाए। बहावलपुर स्थित जैश मुख्यालय के संपर्क में लगातार ये आतंकी थे। 3 जुलाई को जैश के 8 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। 8 आतंकियों की निशानदेही पर ही फिर इन 5 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने सभी आतंकियों को मेहसाणा कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने सभी आतंकियों को 8 दिन की रिमांड पर भेजा है। अहमदाबाद से संवाददाता हरेन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हरेन, ये बहुत बड़ी कामयाबी एटीएस के लिए। 5 आतंकियों की अभी गिरफ्तारी से पहले 8 आतंकी गिरफ्तार किए गए। क्या पता चल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये लोग टाइम बम बनाने की फिराक में थे। बिल्कुल, जिस तरह से गुजरात एटीएस ने कार्यवाही की और पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उसकी विचारधारा से जिस तरह से प्रेरित होकर ये सभी जो आरोपी है 13 आरोपी की अब तक गुजरात एटीएस ने धरपकड़ की, अरेस्ट किया है। क्योंकि और वो सभी के पास से कुछ ना कुछ धार्मिक साहित्य मिला है, अलग अलग पीडीएफ मिली है। पहले एटीएस ने बनासकांठा पाटण के आसपास के गाँव में से 8 जो आरोपी है उसकी अरेस्ट किया था, उसमें उसकी पूछताछ में सामने आया और उसके बाद फिर एटीएस ने आगे कार्यवाही शुरू की और 5 आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की है। जिस तरह से सभी आतंकियों की पूछपरछ चल रही है, उसमें से सामने आ रहा है कि ये सभी आतंकी संगठन से जुड़े हुए पाकिस्तानी जो कई लोग हैं उसके साथ संपर्क में, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग एक दूसरे के संपर्क में थे और उसके मोबाइल में से जो बम बनाने की पीडीएफ है वो भी प्राप्त हुई थी और अलग अलग ऐसी कई पीडीएफ है वो भी एटीएस को मिली हुई है। खास करके देखा जाए तो सभी जो आरोपी है एक दूसरे के संपर्क में थे और गुजरात के अलग अलग 8 ऐसी जगह है जहां पे उन्होंने बम की ट्रायल भी की हुई है, ऐसा भी जो बात है वो सामने आ रही है। हालांकि थोड़ी देर में गुजरात एटीएस है वो अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बैठ जाइए सब लोग। आपके प्यार के लिए, आपकी इस कला साधना के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जी। साथियों, जिंदगी इस गौरवशाली भूमि से
आप सभी को मेरी राम राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। यह कोई साधारण धरती नहीं से, यह धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से शक्तिपीठ माता जयंतिया का नाम और आशीर्वाद इस शहर पर बना रहता है। और मेरे लिए तो जिंद आना पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। मैं यहां बैठे बैठे कई चेहरे देख रहा था, पुराने, सारे परिचित चेहरे। बहुत लोग होंगे जो क्लेम करते होंगे कि मैं उनके स्कूटर पर जींद में आया करता था। कई दशक पहले मैं संगठन के काम से पहली बार जींद आया था। फिर आप लोगों ने मुझे जो अपनत्व दिया, जो प्रेम दिया, वो आज तक मैं भूला नहीं हूं। मुर्रा भैंस का दूध, दही और घी, जिंद का देसी बुरा और यहां का घेवर, ये वो यादें हैं जो जिंद से जुड़ ही जाती है। साथियों, इतने वर्षों में जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंद के तेवर बदल गए हैं। आज जिंद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। बीते वर्षों में पूरा हरियाणा ही विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है। साथियों, आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए
बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट्स भी हरियाणा को मिले हैं। इसमें रेलवे के, हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं और 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहां के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हरियाणा के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जिंद और हरियाणा के लोगों की मैं एक और बात के लिए सराहना करूंगा। स्वच्छता से स्वागत पहल को आपने जिस गंभीरता से लिया है, जिस तरह मेरे आने से पहले यहां के लोग स्वच्छता अभियान में नए सिरे से, नई ऊर्जा से जुटे हैं, वो दिल खुश कर देने वाला है। और मैं देख रहा था पिछले 1 सप्ताह से सोशल मीडिया में आपका ये जो सफाई अभियान चल रहा है, उसकी भारी चर्चा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है सोशल मीडिया में, मोदी जी आप बार बार आइए ताकि हमारा जिंद स्वच्छ रहे। जिस महाशय ने ये भाव व्यक्त किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं जिंद वालों से आज कुछ मांगने आया हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस सफाई के लिए, ये स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है क्या? अगर जिंद के लोग तय कर लें, हरियाणा के लोग तय कर लें कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे, तो जिंद कभी गंदा होगा क्या? हरियाणा में गंदगी आएगी क्या? तो काम एक ही करना है, मोदी के आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तय कर लीजिए। स्वच्छता ये हमारा स्वभाव बना देंगे, स्वच्छता ये हमारे संस्कार बना देंगे। हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर
90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताना चाहता हूं। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए। यहां जिंद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और साथियों, आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेगी। यानी इस ट्रेन से हरियाणा के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनने तय है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में जो ये बड़े बदलाव हुए, इससे भारत को एक और फायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है, और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता, क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। आप सोचिए, भारतीय रेल के बिजलीकरण की शुरुआत, ये सुनकर के भी ये चौंक जाएंगे आप लोग। बिजलीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी, यानी करीब 100 साल पहले। 1925 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 90 साल में पूरे देश का जो रेल नेटवर्क था उसका सिर्फ 30%, 30%, 1/3 से भी कम रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो पाया था। 70% क्षेत्र डीजल से चलता था और जिस गति से 90 साल में 30% काम हुआ तो 100% होते होते 300 साल लग जाते, 200 और लगते। भारतीय बिजलीकरण रेलवे का शायद नहीं हो पाता, डीजल से ही रेल चलती। लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो गया है। इस वजह से लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी, आज जिंद जो इतने सारे हाईवे से जुड़ रहा है, अभी इस मंथ से भी 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। दिल्ली, अमृतसर, कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा वाले हिस्से का लोकार्पण हुआ है। जींद गोहाना नेशनल हाईवे भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके अलावा अंबाला काला आम 4 लेन से भी हरियाणा और हिमाचल दोनों राज्यों के लोगों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, अब जिंद देश का ऐसा जिला बन गया है जो 5 नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है।
ऐसी कनेक्टिविटी से यहां के किसानों और पशुपालकों की उपज को बड़ी मंडियों तक पहुंचाना आसान और सस्ता होगा। इससे उद्योगों को बल मिलेगा, पर्यटन को पंख लगेंगे और इससे बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा युवाओं से जुड़ा हुआ है और वह विषय है खेलकूद, स्पोर्ट्स। साथियों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहां की सरकारों से स्पोर्ट्स को लेकर मेरी व्यापक चर्चा हुई है। इन दोनों देशों के साथ मिलकर आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, ऐसे अनेक मामलों में बहुत सारा काम साथ मिलकर करने वाले हैं। इससे हरियाणा के युवाओं को भी बहुत लाभ होगा। साथियों, आज भारत में स्पोर्ट्स को फिटनेस और रोजगार का बड़ा माध्यम बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ने नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, खेलो भारत नीति भी बनाई है। खेलो इंडिया अभियान से लेकर टॉप स्कीम तक आज खिलाड़ियों को अभूतपूर्व सुविधाएं मिल रही हैं। उन्हें हजारों रुपयों की आर्थिक मदद दी जा रही है। यहां हरियाणा में भी भाजपा सरकार खेल और खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। साथियों, आज एक कार्यक्रम भले हाइड्रोजन ट्रेन का है, दूसरी विकास परियोजनाओं का है, लेकिन मैं आज यहां के नौजवानों से एक और बात भी कहने आया हूं। आप सभी जानते हैं, साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को जोरदार तैयारी करनी है, पूरा दमखम लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपको हर सुविधा देगी और जो 36 के ओलंपिक को देखना चाहते हैं, आज जो 5 से 12, 15 की उम्र के बच्चे हैं ना, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और एक बात और भी बता दूं, आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो होने वाली है, मैं हरियाणा के साथियों से कहूंगा कि आप इसके लिए भी खूब तैयारी कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है, हरियाणा के बेटे बेटियां हमेशा की तरह इनमें भी अपना परचम लहराएंगे। साथियों, हरियाणा की डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहां के नौजवान हो, किसान हो, बहनें बेटियां हो, सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का जो रास्ता हरियाणा सरकार ने दिखाया है, वो इतना आसान नहीं था, लेकिन ये भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। साथियों, यहां के किसानों का हित भी हमारी प्राथमिकता में है। जिंद की मंडी तो हरियाणा की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। डबल इंजन की भाजपा सरकार के कारण हरियाणा के किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि से हरियाणा के किसानों को करीब 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें जिंद के हमारे किसानों को भी
600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, हमारा देश संस्कार और संस्कृति का देश है और ये क्षेत्र तो इस समृद्ध विरासत का बहुत बड़ा केंद्र है। ये जिंद की धरती है जहां महाराजा रणजीत सिंह का गौरव भी है और पांडवों की आस्था भी है। पांडु पिंडारा और रामराय जैसे पवित्र तीर्थ आज भी लाखों श्रद्धालुओं को आस्था के केंद्र है। साथियों, आस्था और अध्यात्म की यही विरासत है जिसे आज का भारत सहजता भी है और अब अगली पीढ़ी तक पूरे मान के साथ पहुंचाता भी है। इसी भाव के साथ आज कुरुक्षेत्र में एक सिख म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। हरियाणा का ये नया संग्रहालय भारत की महान गुरु परंपरा को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। साथियों, हरियाणा अब तेज विकास के पथ पर दौड़ रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, ये दो ऐसे पहिए हैं जो हरियाणा को सशक्त कर रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे हरियाणा के विकास को और गति मिलेगी और हरियाणा का ये तेज विकास विकसित भारत के सफर को और ऊर्जावान करेगा। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।